ये कहानी उस समय की है जब राजा वर्धन का राज्य अपने स्वर्ण काल में था। एक छोटे से गांव चंदनपुर में मालिनी नाम की लड़की रहती थी। मालिनी अपनी माँ से जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखकर बड़ी हुई थी। वो गांव वालों की बीमारियों का इलाज करती और मुश्किल समय में उनका सहारा बनती। गांव के लोग उसे देवता की तरह मानते थे। बेटी मालिनी, फिर से तेरी मदद चाहिए। उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। गोपाल काका, चिंता मत करो, ये जड़ी ले जाओ, दिन में 3 बार देना, ठीक हो जाएगी। पंडित जी, मेरी हालत तो देखो, सब इलाज फेल हो गए। अब मुझे मालिनी की मदद चाहिए। ये लड़की कुछ कर सकती है। सेनापति जी, मैं पहले ही आपको कह चुका था, ये लड़की साधारण नहीं है। ये जादू टोना करती है। मुझे डर है, अगर इसे नहीं रोका तो ये पूरे राज्य को तबाह कर देगी। अगर मालिनी ने मेरे बेटे का इलाज नहीं किया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। राजा से कहो, इसे बुलवाओ। राजमहल में मालिनी को लेकर सब लोग चर्चा कर रहे थे। जब वो राजमहल आई तो राजा वर्धन और पंडित भास्कर दोनों की आंखों में शक और डर था। मालिनी, मैंने सुना है कि तुम लोगों की मदद करती हो, लेकिन ये सब किस तरीके से करती हो? तुम्हें कुछ बताना होगा। महाराज, मेरी विधि बहुत सरल है। जड़ी बूटियों से इलाज करती हूँ, बस। तुम जादू टोना करती हो? तुम्हें लगता है हम नहीं जानते? मेरे बेटे का इलाज तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा सेनापति। मैंने जो किया वो केवल प्रकृति के अनुसार था। अगर तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोषी हूँ। राजा वर्धन ने कुछ नहीं कहा। पंडित भास्कर ने सबके सामने आकर कहा, मालिनी को उसके अपराध का जवाब देना होगा। ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक चुड़ैल है। तुम सब मुझे समझ नहीं पाए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुम सब ने मुझे अपनी जिंदगी में गलत समझा तो मैं इसे भूल नहीं पाऊंगी। गांव वाले बाहर खड़े थे और सभी की आंखों में दुख और आक्रोश था। मालिनी को मत पकड़ो, वो सिर्फ हमारी मदद करती थी, वो कोई चुड़ैल नहीं है। गांव वालों, चुप रहो। ये राजमहल का फैसला है, तुम सभी को इससे कोई मतलब नहीं है। गांव वालों के सामने मालिनी को मंच पर खड़ा कर दिया गया। आग के लिए लकड़ियां जल रही थी। राजा वर्धन, तूने मुझे गलती से दोषी ठहराया, लेकिन तुम जान लो, तेरा ये राज्य, तेरी पीढ़ियां और तेरे सभी करीबी मेरी आत्मा की आग में जलेंगे। और जब मैं लौटूंगी तो मैं अपना बदला पूरा करूंगी, पूरा करूंगी। मालिनी की चीखें जंगल में गूंजने लगी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। हमने कुछ नहीं किया। हम जानते थे कि वो निर्दोष थी। राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। पंडित भास्कर और वीरभद्र दोनों डर में थे, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब मालिनी की वजह से हो रहा है। ये उसका श्राप है और हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो पंडित जी, हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। क्या मैंने सच में गलती की? क्या मालिनी सच में एक चुड़ैल थी? नहीं, वो सिर्फ एक लड़की थी जिसे मैंने गलत समझा। अब मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। गांव वालों को फिर से वही अजीब घटनाएं सुनाई देने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय जंगल से एक परछाई निकलती है और उसे देखकर हर कोई डर जाता है। राजमहल अब पहले जैसा नहीं था। विशाल महल की दीवारों पर हल्की सी धूल जमी हुई थी और महल में एक उदासी का माहौल था। राजा वर्धन अब बूढ़े हो चुके थे और उनके चेहरे पर समय के साथ बढ़ती उम्र और पछतावे के निशान थे। वो हर दिन अतीत की घटनाओं को याद करते हुए सन्नाटे में बैठते थे। उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मैंने सही किया?
राजमहल के आंगन में वीरभद्र और पंडित भास्कर को देखकर राजा कुछ पल चुप रहे थे। क्या हम सच में मालिनी के साथ गलत कर रहे थे? उसकी आत्मा ने क्या हमें कभी माफ किया होगा? महाराज, ये जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, ये सब मालिनी के श्राप का ही असर है। हमारे राज्य में सूखा, बीमारियां और मौतें बढ़ रही हैं। ये सब उसी का कारण है। राजा जी, मैं पहले ही कह चुका था, अगर हम नहीं संभले तो ये सबको तबाह कर देगा। हमें ये श्राप जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा। शायद तुम सही कह रहे हो पंडित, मगर क्या तुम सच में समझते हो कि हम इस श्राप से कैसे निकल सकते हैं? क्या कुछ भी किया जा सकता है? हमने जो किया उसकी सजा हमें मिल ही रही है। अब हमें एक रास्ता खोजने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। राज्य में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे थे। सूखा, बीमारियां और अजीब घटनाएं जैसे बुरे हालात हर ओर दिखाई दे रहे थे। शहर के बाजारों में तंग तंग दुकानें थी, जहां लोगों के पास खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं थे। गांव में किसानों के फसलें मुरझा गई थी और बीमारी के कारण लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। हर कोई ये मानता था कि ये सब मालिनी के श्राप का असर था। ये सूखा और बीमारियां, हम तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान भी हमें छोड़ चुके हैं। पहले मालिनी ने हमारी मदद की थी, अब कौन हमारी मदद करेगा? राजमहल में राजकुमार एक कमरे में अकेला बैठा था, सोचता हुआ कि आखिर ये राज्य कभी इतना दुखी नहीं था। क्या मैंने अपने पिता से यह कभी सुना था कि हमारा राज्य कभी ऐसा था? ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये केवल इस श्राप का परिणाम हो सकता है, मालिनी का श्राप। राजमहल में हर कोई जानता था कि राजा की मानसिक स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी है। वो हमेशा अतीत के बारे में सोचते रहते और मलिन भावना से घिरे रहते। मुझे याद है वो दिन जब हमने मालिनी को जलाया था। उसकी आंखों में जो आक्रोश था वो आज भी मेरे दिल में चुभता है। मैं जानता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने किया। अब ये राज्य भूतिया लगता है। हमें इसका कच्चा हिसाब देना पड़ेगा। राजा जी, अब हमें और डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये श्राप हमें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। हमें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई उपाय ढूंढना ही होगा। राजा वर्धन ने एक गहरी सांस ली और अपने फैसले पर दोबारा विचार किया। महाराज, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें श्राप से मुक्ति दिलाएं। अगर हम अपना पाप साफ नहीं करेंगे तो ये संकट बढ़ता ही जाएगा। पंडित जी, हम किसी भी तरह से इस श्राप से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या हम इसका सामना कर पाएंगे? क्या मालिनी हमें माफ कर पाएगी? सारी रात अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि जंगल में कोई अजीब सी परछाई दिखती है और बीमारियों ने एक बार फिर से राज्य को घेर लिया। दिन ब दिन खेतों में फसलें मुरझाने लगी। राजमहल के भीतर अजीब सन्नाटा था। राजा अपने कमरे में बैठा था और पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में गहरे पछतावे और भय की भावना थी। वो जानता था कि इस राज्य का भविष्य केवल उसकी गलतियों पर निर्भर है। क्या मैं फिर से अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ? क्या ये राज्य सचमुच मेरे पापों की सजा भुगत रहा है? राजमहल में सब कुछ बदल चुका था। जब से मालिनी का श्राप शुरू हुआ था, तब से कोई भी चीज पहले जैसी नहीं रही। राज्य का भविष्य अब सस्पेंस में था और राजा वर्धन को खुद नहीं पता था कि उन्हें इस संकट से कैसे बाहर निकलना है। राजमहल की सबसे सुंदर और बुद्धिमान रानी की बेटी राजकुमारी सिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी और उसकी आंखों में सवालों का अंबार था। राजकुमारी हमेशा से ही दयालु और समझदार थी, लेकिन इस बार उसका मन उलझन में था। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और वो जानती थी कि राजमहल में चल रही घटनाओं के लिए कोई एक बड़ी वजह जरूर है। नर्स,
मुझे लगता है कि राज्य में हो रही घटनाओं का कारण मालिनी का श्राप है। क्या तुमने कभी सुना उसके बारे में? महारानी की बेटी मालिनी एक बड़ी साध्वी और वैधणी थी। ये सबकी मदद करती थी, लेकिन महाराज ने उसे जलवा दिया और इसके बाद से ही राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। मैं जानती हूँ, मैं मालिनी के बारे में और जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ और बता सकती हो? राजकुमारी सिया का मन अभी भी उलझा हुआ था और उसने ये तय किया था कि वो इस राज को सुलझाएगी। वो अपने पिता के बारे में सोचती थी और समझती थी कि उसने एक बड़ा पाप किया है, लेकिन क्या वो मालिनी के श्राप को सच्चाई से बचा सकता था? पिताजी, मैं जानती हूँ कि राज्य में चल रही घटनाओं के पीछे कुछ बहुत गहरी वजह है। मालिनी का श्राप केवल काव्य नहीं है, इसके पीछे कुछ सच्चाई छिपी हुई है। क्या आप मुझे मालिनी के बारे में सब सच बताने का साहस कर सकती हैं? सिया, वो एक साधारण लड़की नहीं थी। मालिनी को जलाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम उसे कभी नहीं समझ पाए। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुम ये नहीं जान सकती कि किस तरह वो हमारे लिए खतरनाक बन गई थी। राजकुमारी सिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पिता कभी गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ये राज्य हर पल संकट में था। पिताजी, अगर आप सच में उसकी मदद करते तो क्या ये इतना बड़ा संकट होता? राजा वर्धन चुप रहे। वो जानता था कि उसकी गलती से राज्य में ये बुरा दौर आया है। राजकुमारी सिया ने तय किया कि वो स्वयं इस श्राप का हल निकालेगी। वो मालिनी से मिलना चाहती थी ताकि वो मालिनी की सच्चाई और उसके दर्द को जान सके। राजकुमारी सिया ने गुपचुप तरीके से गांव जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि इस समय वहां कोई भी नहीं होगा और वो मालिनी से मिलने का सही मौका था। मालिनी, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई जानने आई हूँ ताकि इस श्राप का अंत किया जा सके। तुम भी आ गई राजकुमारी। तुम्हारी आंखों में वही सवाल है जो तुम्हारे पिता के मन में थे, मगर अब क्या तुम्हारी मदद से कुछ बदल सकता है? हाँ मालिनी, मैं सिर्फ तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? क्या हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं? तुम चाहती हो कि ये सब खत्म हो जाए? क्या तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है? तुम्हारे पिता ने मुझे जलाया, तुम क्या बदलाव लाओगी? हाँ? राजकुमारी सिया ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, मैं जानती हूँ कि हम गलती पर थे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम माफी के लायक हैं। मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि श्राप का अंत कैसे होगा? अगर तुम्हारे पिता का दिल साफ है तो तुम्हें बलिदान देना होगा। एक ऐसा बलिदान जो इस राज्य को शांति दे सके। केवल तभी मैं अपना श्राप वापस लूंगी। राजकुमारी सिया की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प महसूस किया। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास एकमात्र रास्ता था, इस श्राप का अंत करना। मैं तैयार हूँ, तुम्हारे श्राप का अंत करूंगी। मालिनी, राजकुमारी का मन पूरी तरह से तय था और अब उसे मालिनी की मदद से इस राज्य को शांति दिलानी थी। राजमहल में एक पुराने कमरे में पंडित भास्कर अकेले बैठकर गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उसके सामने तंत्र मंत्र की किताबें पड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके मन में डर था, एक ऐसा डर जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि मालिनी का श्राप उन्हें भी बख्शने वाला नहीं था और वो उसका सामना नहीं कर सकता था। तुम नहीं समझते, वो लड़की कोई साधारण नहीं थी। वो जानती थी हर बीमारी, हर श्राप, हर इलाज। मैंने उसे जलाने का जो आदेश दिया था वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब ये श्राप ये सब मुझे खत्म कर देगा।
मगर पंडित जी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आप ही तो हमारे मार्गदर्शक हैं। आप कुछ उपाय नहीं कर सकते? मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है शिष्य। अब मैं सिर्फ उस दिन की सजा भुगत रहा हूँ जब हमने मालिनी के साथ अन्याय किया था। अब इस राज्य में हो रही घटनाएं, ये सब मेरे पाप का फल है। राजमहल में घना सन्नाटा था। पंडित भास्कर अपनी गलती को महसूस करता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसका मन हर वक्त ये सोचने में डूबा रहता था कि क्या वो श्राप से बच सकता है। क्या उसने जो किया उसका भुगतान अब उसे करना पड़ेगा। क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? क्या अगर मैं खुद को मालिनी के सामने सरेंडर कर दूं तो वो मुझे माफ कर देगी? लेकिन वो जानता था कि ये अब संभव नहीं था, ये असंभव था। मालिनी का आक्रोश अब इतना बढ़ चुका था कि वो खुद भी उसे शांति नहीं दिला सकता था। सेनापति वीरभद्र, जो कभी राजा का सबसे वफादार और साहसी सैनिक हुआ करता था, अब डर और पछतावे से घिरा हुआ था। वो जानता था कि यदि कुछ किया नहीं गया तो शाप का असर सिर्फ राजा और पंडित पर नहीं बल्कि पूरे राज्य पर होगा। लेकिन वो भी अपनी गलती से बख्शे जाने की उम्मीद कर रहा था। वीरभद्र, तुम जानते हो कि ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ। हमारी गलती ने राज्य को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब क्या हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं? महाराज, मैं जानता हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मालिनी से डर है। उसकी शक्तियाँ बहुत गहरी हैं और वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो शायद हम इसे ठीक कर सकते हैं। क्या तुम सच में ऐसा मान सकते हो वीरभद्र? क्या हमें श्राप से मुक्ति मिल सकती है? अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कुछ भी संभव हो सकता है। हमें एक उपाय खोजने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। लेकिन सेनापति का दिल अभी भी डर से भरा हुआ था। वो जानता था कि अगर श्राप का असर राजा पर पड़ता है तो उसे भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। क्या अगर इस श्राप से बचने के लिए मुझे कोई बलिदान देना पड़े, क्या मैं खुद को बचा सकता हूँ? लेकिन अगर मैं अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ गलत करूँ तो क्या होगा? वो जानता था कि उसे मालिनी से जो कुछ भी करना था उसे बिना डर और लालच के करना होगा। लेकिन उसका डर इस समय इतनी ताकतवर भावना बन चुका था कि वो अपनी स्थिति को बदलने के लिए हर तरह की चेष्टा करने को तैयार था। राजमहल की रात गहरी थी और दोनों पंडित भास्कर और सेनापति वीरभद्र एक कमरे में मिले। दोनों एक दूसरे से डरते हुए एक दूसरे से मदद की उम्मीद कर रहे थे। वीरभद्र, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इसे जल्दी नहीं सुलझाते तो हमारा समय खत्म हो जाएगा? हमारे पास समय बहुत कम है पंडित जी। ये श्राप हमें खत्म कर देगा। अगर हम कुछ नहीं करते तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों के मन में एक ही डर था, मालिनी का शाप। पंडित भास्कर और सेनापति वीरभद्र दोनों को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन अब वे एक दूसरे से मदद लेकर बचने की उम्मीद लगाए थे। पंडित और सेनापति दोनों का मनोबल अब पूरी तरह टूट चुका था। वे जानते थे कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए केवल समय ही नहीं बल्कि उनका अपने पापों का सही तरीके से प्रायश्चित करना भी आवश्यक था। क्या हम सच में इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं? क्या हमारा समय आ गया है? ये सब डर और लालच का नतीजा है। हम क्या कर सकते हैं जब हमारी गलतियां हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। दोनों की सोच अब एक ही थी, क्या हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं? पंडित और सेनापति दोनों के डर और लालच ने उन्हें श्राप में फंसा दिया था। अब ये स्थिति उन दोनों के लिए संकट बन चुकी थी और वे अपनी जान बचाने के लिए एक रास्ता खोज रहे थे। क्या वे अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे? क्या वे मालिनी से इस श्राप का हल निकाल पाएंगे? क्या तुमने सुना? गांव में लोग कह रहे हैं कि चुड़ैल वापस आ गई है।
उनका कहना है कि वो हमारा बदला लेने आई है। तुम सोच सकती हो, क्या ये सच हो सकता है? पिछली बार जो हुआ वो हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई हमें बचा सकता है। अगर सच में वो लौट आई है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल का दिल डर से भर गया था। वो जानता था कि राजा वर्धन ने ही मालिनी को जलाया था और अब राज्य में हो रही अनहोनी घटनाएं उसी के कारण थी। वो चाहता था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसे ये भी लगता था कि अब ये राज्य बचाने का उसका काम नहीं था। गोपाल का मन डर और घबराहट से भरा था। उसकी आंखों में भविष्य के बारे में सवाल थे और उसका दिल इस बात से डरा हुआ था कि चुड़ैल का बदला अब किस पर पड़ेगा। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गांव में लोग कह रहे हैं कि चुड़ैल वापस आ गई है। क्या ये सच है? क्या हम इस संकट से बच सकते हैं? गोपाल, मुझे भी ये सुनने को मिला है। राज्य में जो हो रहा है वो किसी बड़े संकट का संकेत है। चुड़ैल का श्राप हमें माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ और जानने के लिए यहाँ आए हो। महाराज, क्या आप जानते हैं कि चुड़ैल का बदला कौन भुगतेगा? क्या आप ये सब बदलने का उपाय कर सकते हैं? राजा वर्धन की आंखों में पछतावा और डर था, लेकिन वो भी इसी स्थिति में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। गोपाल, इस राज्य का भाग्य अब हमारी गलतियों पर निर्भर है। ये सच है कि हमें ये सजा मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे कुछ और बात करनी होगी। गोपाल का मन भारी था। वो जानता था कि अब उसका डर केवल उसका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि राज्य की पूरी जनता का डर था। क्या मैं अपने परिवार को बचा पाऊंगा? क्या मैं चुड़ैल से बचने के लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरी जिम्मेदारी अब केवल खेती तक सीमित नहीं है। ये राज्य की सुरक्षा का सवाल है। गोपाल को ये महसूस हुआ कि अब उसे राज्य और गांव दोनों की जिम्मेदारी उठानी होगी। वो जानता था कि उसे डर से बाहर निकलना होगा और इस संकट का सामना करना होगा, लेकिन क्या वो इस चुनौती का सामना कर पाएगा? गांव में गोपाल का बहुत सम्मान था। लोग उसे अपनी मदद के लिए देखते थे। जब वो राज्य के संकट को लेकर राजा से मिलकर वापस लौटा, तो उसके चेहरे पर डर और संकोच के बावजूद लोग उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। क्या राजा से बात हुई गोपाल? क्या हमें कोई हल मिला? राजा ने कहा कि अब हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन हमें क्या करना होगा वो नहीं बताया। हमें अपनी तैयारी करनी होगी। गोपाल जानता था कि ये लड़ाई केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि राज्य और गांव दोनों के लिए थी। गोपाल अब एक जिम्मेदारी के साथ जी रहा था। वो जानता था कि उसके डर और संकोच के बावजूद अब उसे अपने गांव और राज्य के लिए एक निर्णय लेना होगा। क्या वो चुड़ैल से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा? क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? मालिनी, जो अब एक शक्तिशाली और खौफनाक चुड़ैल के रूप में वापस लौटी थी, उसने अपनी योजना को पूरी तरीके से तैयार किया था। वो जंगल के एक खंडर में छुपी हुई थी, जहां सिर्फ चांद की रोशनी ही उस अंधेरे को रोशन कर सकती थी। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और घना अंधेरा था, जैसे खुद जंगल भी उसकी ताकत से डर रहा हो। मुझे उस राज्य से अपना बदला पूरा करना है जिसने मुझे जलाया था, जिसने मुझे नष्ट किया। अब वही सब कुछ नष्ट होगा। चुड़ैल के भीतर एक गहरी नफरत और दर्द था। उसने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत किया और समझ लिया कि उसका बदला जितना भी क्रूर और भयानक होगा, उतना ही सटीक होगा। राजा वर्धन, पंडित भास्कर, सेनापति वीरभद्र और गोपाल से बदला लेने के लिए वो अपनी योजना पर काम कर रही थी। चुड़ैल का पहला कदम जंगल में हुआ। यहाँ उसने रहस्यमयी घटनाएं शुरू की। रातों रात हजारों पेड़ सूख गए। जो लोग जंगल में जाते थे वो या तो खो जाते या बेमौत मारे जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में चुड़ैल का चेहरा दिखता है और कुछ कहते थे कि वे उसे सिर्फ दूर से सुन सकते थे। उसकी अजीब सी हंसी
और भयानक चीखे। क्या तुमने सुना? जंगल में लोग गायब हो गए हैं। कहते हैं वो चुड़ैली है जो हमें खत्म कर देना चाहती है। राज्य में अंधविश्वास और डर फैल चुका था। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। उनके दिलों में ये विश्वास बैठ चुका था कि चुड़ैल का शाप धीरे धीरे सभी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मैंने सुना है कि जो भी जंगल में कदम रखता है वो गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ये सब चुड़ैल का काम है। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने राजमहल के पास के तालाब को सुखा दिया। वहां का पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ ही दिनों में राज्य में सूखा पड़ने लगा और बीमारियां फैलने लगी। ये सब क्या हो रहा है? हर जगह सूखा और बीमारियां फैल रही हैं। क्या ये सच में मालिनी का बदला है? राजा वर्धन को अब समझ में आने लगा था कि इस राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। चुड़ैल का श्राप इतना शक्तिशाली था कि वो उसे कोई भी उपाय से रोक नहीं सकता था। चुड़ैल ने बदला लेने के लिए अलग अलग विधियों का चुनाव किया था। उसकी पहली योजना थी राजमहल में महामारी फैलाना। उसने हवा में एक विशेष रासायनिक विष घोल दिया जिससे लोगों के शरीर पर धीरे धीरे अजीब तरह के चकत्ते और दर्द होने लगे। ये सब चुड़ैल का काम है। वो जानती थी कि इस राज्य में उसकी पूरी तरह से निंदा की गई थी। अब वो हमें एक एक करके खत्म करेगी। मुझे डर है कि हम भी इसे नहीं समझ पा रहे हैं। ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये एक श्राप है। क्या हम सचमुच इसे रोक सकते हैं? इसके बाद चुड़ैल ने राजा वर्धन के प्याले में जहर मिला दिया जिससे राजा का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। राजा अब अपनी ही ताकत से डरने लगा था क्योंकि उसकी हालत से ये साफ था कि अब वो नहीं बच सकता था। क्या हम अब भी श्राप से बाहर निकल सकते हैं? अगर मुझे माफ कर दिया गया होता तो शायद ये दिन नहीं आता। गांव में अब अफवाहें इस कदर फैल चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति अब बाहर कदम नहीं रखता था। लोग कहते थे कि चुड़ैल अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रही है और जब वो अपने आप को सबसे कमजोर महसूस करेंगे तब चुड़ैल उन्हें अपने जाल में फंसाकर कष्ट देती थी। उन्होंने सुना है कि चुड़ैल ने अब हमारा हौसला तोड़ दिया है। किसी भी घड़ी में वो हमें खत्म कर सकती है। लोगों का डर अब इतना बढ़ गया था कि वे हर पल अपने अंत को महसूस करने लगे थे। चुड़ैल का बदला अब अपने अंतिम कदम पर था। उसने राजमहल के आसपास की जमीन में अजीब सी दरारें पैदा कर दी। लोग कहते थे कि ये दरारें उसके श्राप का परिणाम है और जो भी उनमें गिरेगा वो कभी नहीं निकलेगा। अगर ये दरारें सच में चुड़ैल का काम है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ये राज्य अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? चुड़ैल का बदला अब राज्य के हर कोने में महसूस हो रहा था। उसका गुस्सा और नफरत अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो एक ही झटके में राज्य को खत्म करने की क्षमता रखती थी। एक दिन राजमहल के बगीचे में जब राजा अकेले बैठा था तभी उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उसे घूर रही है। अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और बगीचे की हरियाली की ओर से मालिनी का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था और उसके चेहरे पर एक कटीली मुस्कान फैली हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारा राज्य बचाया था। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे काले कर्तव्यों को बर्दाश्त किया था। तुमने मेरी अच्छाई को नजरअंदाज किया और अब देखो यही है तुम्हारी सजा। राजा ने डरते हुए देखा कि उसकी पुरानी गलतियां अब सामने खड़ी थी। वो जानता था कि ये उसका सामना केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के पापों से था। मालिनी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था
कि यह सब इतना बढ़ जाएगा। तुम्हारे शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम नहीं सजा पाओगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। राजकुमारी के लिए ये सब एक रहस्य था। वो अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ सुनती आई थी कि मालिनी एक दुष्ट चुड़ैल थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सवाल था, क्या मालिनी सच में बुरी थी? वो जानती थी कि किसी की अच्छाई और बुराई सिर्फ शब्दों से नहीं मापी जा सकती। राजकुमारी ने चुड़ैल के बारे में और जानने के लिए राजमहल की पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उन किताबों में एक पुराना मंत्र लिखा हुआ था जो ये बताता था कि अगर किसी ने किसी निर्दोष के साथ अन्याय किया हो और वो उस व्यक्ति का बदला लेना चाहता हो, तो उसे उस व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर उसे समझाना होगा। राजकुमारी ने इस मंत्र को पढ़ा और ये निर्णय लिया कि वो मालिनी से सामना करेगी। वो उसे समझने और उसकी सच्चाई जानने के लिए तैयार थी। क्या सचमुच मालिनी एक निर्दोष थी? क्या वो चुड़ैल सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है? मैं इसका पता लगाने के लिए तैयार हूँ। महाराज, अगर आप चाहते हैं कि यह श्राप खत्म हो तो आपको अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। केवल तभी यह श्राप टूटेगा। राजा वर्धन के मन में एक गहरी उलझन थी। क्या वो अपनी गलतियों को कबूल कर सकता था? क्या वो माफी मांगने के लिए तैयार था? लेकिन मालिनी के गुस्से और डर के बीच उसे ये समझ में आ रहा था कि यही एकमात्र तरीका था। ये सच है कि मुझे अपनी कबूलियत से ही ये श्राप खत्म करना होगा। क्या मैं अब भी वो राजा बन सकता हूँ जो कभी था? राजमहल के कक्ष में अजीब सी खामोशी थी। राजा वर्धन खड़ा था। उसकी आंखों में गहरे पछतावे और डर की झलक थी। उसके सामने मालिनी यानी वो चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखों में दृढ़ता और गुस्सा था। ये एक ऐसा पल था जब उनके बीच हर शब्द का वजन था और समय जैसे थम सा गया था। मालिनी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मुझे माफ कर दो। मेरे पापों का बोझ अब मुझे तोड़ रहा है। मैं सच में पस्त हो चुका हूँ। तुम्हारे द्वारा दिखाया गया प्यार और अच्छाई को मैं नहीं पहचान पाया और मैंने तुमसे अन्याय किया। अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। तुम्हारे शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी मदद करने के बजाय मुझे छोड़ दिया था और अब तुम माफी मांग रहे हो। क्या तुम्हारे शब्दों से मुझे शांति मिल सकती है? क्या तुम मेरे दुखों को खत्म कर सकते हो? हाँ? राजा वर्धन का दिल दहल रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल के बदले की भावना में भी एक गहरी पीड़ा और दर्द थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि मालिनी का दुख इतनी गहरी गाथा हो सकती है। वो समझ गया कि माफी और प्रायश्चित से ही इस श्राप का समाधान निकल सकता है। मालिनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द मेरे शब्दों से नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करने में लगा दूंगा। तुमने अब जो शब्द कहे हैं उन्हें मैं महसूस करती हूँ, लेकिन क्या तुम सच में अपने किए या प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो? हाँ? राजा वर्धन ने सिर झुका लिया। अब उसने अपनी आत्मा की सच्ची शांति पाने के लिए वो कदम उठाया जो उसे उठाना चाहिए था। वो अपनी जिम्मेदारी लेने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार था। राजकुमारी का दिल अभी भी घबराया हुआ था। उसने जब राजा के प्रायश्चित को देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि अगर राजा वर्धन अपनी गलतियों को सुधार सकता है तो उसे भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाने चाहिए। वो मालिनी के पास पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मालिनी, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़कर एक दूसरे को समझना चाहिए। हम सब अपने अपने तरीके से दुखों से गुजर चुके हैं। अगर राजा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है तो क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? मालिनी ने राजकुमारी की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसमें भी वही दया और समझ थी जो कभी उसे राजा के पास उम्मीद थी।
राजकुमारी का ये योगदान बहुत बड़ा था, क्योंकि उसने प्यार और समझ से ही इस बिखरी हुई स्थिति को सुधारने की कोशिश की। इसी बीच किसान गोपाल ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। वो जानता था कि अगर इस श्राप को खत्म करना है तो एक बलिदान की जरूरत हो सकती है। किसान ने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, हम सब आपके राज्य का हिस्सा हैं। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करने का मौका दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी इससे जुड़ी है, लेकिन अगर ये आपके राज्य और हमारी शांति के लिए है तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। किसान गोपाल का ये बलिदान राज्य के पूर्ण निर्माण की दिशा में पहला कदम था। उसने अपनी आत्मा से श्राप का समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश की और मालिनी को ये समझाने की कोशिश की कि अब समय आ चुका था कि सभी को शांति मिलनी चाहिए। राजा वर्धन और मालिनी के बीच समझौता हुआ। राजा ने सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मालिनी ने उसे साफ माफ कर दिया। उसके बाद उसने अपने श्राप को वापस लिया और राज्य पर फैले सभी अजीब घटनाओं को खत्म कर दिया।